Good morning, students. Today we start new chapter, lesson number 6. As you know, earlier we completed lesson number 10, circles. Now, lesson number 6 is lines and angles. Since primary level, you have studied these lessons. In standard 7, if you remember, same title you studied. Okay, lines, angle, types of angles, okay, and pair of angle also. In today's lecture, most of things or most of concepts are repeating only. Okay, so every time we just revise the concept in first lecture. So today also our planning is just to revise, but whatever given today you have to write in fair book also, because basic thing of any topic is more important. Okay, so we start from there and you have to consider this part as a syllabus of 9, and even it is given also here. Okay, in textbook everything is given here. Okay, first of all, angle. What is angle? So actually you can identify angle, but how to define? So angle is formed when two rays originate from the same end point. ओके, तो कोई रे मतलब क्या हो आपको पता है, जिसका एक ही एंड पॉइंट होता है और दूसरा एंड पॉइंट नहीं होता है। और वो भी पॉइंट मैं आपको रिवाइज करवा दूँ। अगर दो एंड पॉइंट होता है कोई लाइन को, तो इसको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। एक ही एंड पॉइंट होता है और दूसरी साइड इनफाइनाइट तक मतलब एरो होता है, तो इसको हम रे बोलते हैं। और दोनों साइड इनफाइनाइट मतलब एरोज होते हैं, तो इसको हम लाइन बोलते हैं। तो लाइन सेगमेंट, रे एंड लाइन। ओके, लाइन सेगमेंट हैविंग टू एंड पॉइंट्स, रे हैविंग वन, एंड लाइन हैविंग नो एंड पॉइंट। ओके, तो वो बात रही एक्स्ट्रा। अभी हम एंगल की बात कर रहे हैं, तो एंगल में रे आ रहा है, इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया। और रे कैसे होने चाहिए? तो रे का जो ओरिजिनेट पॉइंट है, एक एंड पॉइंट है, वो कॉमन होना चाहिए, मतलब मिलना चाहिए। ओके, so that is called angle. So angle is formed when two rays originate means start from the same end point. एंड पॉइंट डिफरेंट नहीं होना चाहिए, वरना एंगल बनेगा नहीं। आपको पता है, जैसे एक रे मैंने ड्रॉ किया, रे हुआ, क्यों? देखो एक ही एंड पॉइंट है यहाँ पर। ओके, और मैं दूसरा रे अगर ड्रॉ करूँ वही एंड पॉइंट में से, तो ही एंगल बनेगा। तो दो रे हुआ, तो यहाँ जो बना हुआ ना, इसको एंगल बोलते हैं। ओके, और कॉमन एंड पॉइंट है। और वो रे है ना, इसको आर्म्स बोलते हैं। वो दोनों रे है, इसको आर्म्स बोलते हैं। ARM, हमारा हाथ होते हैं ऐसे आर्म्स। और ये जो कॉमन पॉइंट है, इसको वो लोग वर्टेक्स बोलते हैं। बाद में मैंने फिगर दी है। ओके, यहाँ एक्चुअली फिगर होनी चाहिए, लेकिन मैंने नहीं ड्रॉ की है, आप समझ लेना ऐसे मैंने अभी स्क्रीन पर ड्रॉ की है। तो वोट आर आर्म्स, वोट इज वर्टेक्स। So vertex is nothing but a common end point, and arms are nothing but a rays. Okay, so rays बोलो या arms बोलो, दोनों सेम ही बात हुई। तो बाद में मैंने arms and vertex की भी डेफिनेशन बनाई। तो rays forming angle are called arms and their common end point is called vertex. Okay, तो एंगल की डेफिनेशन आई, आर्म्स की आई और वर्टेक्स की। जो मेन तीनों टर्म है ये लेसन में, वो तीनों आ गए। अभी टाइप्स ऑफ एंगल डेफिनेशन के साथ हमने लिखा है। इसकी फिगर भी बाद में दी है मैंने। अगर आपको वो फिगर यहाँ एक एक ड्रॉ करनी है इसके नंबर के अंडर में, तो भी आप वहाँ से लेके यहाँ कर सकते हो एक साथ, और एक एक सेपरेट, और एक साथ करनी है तो भी मेरी तरह कर सकोगे। टाइप्स ऑफ एंगल्स, तो पहले एक्यूट एंगल, तो वो मैंने रेड लेटर में लिखा ना, वो सारी टर्म्स है, और मैंने जो डिस्क्राइब किया ना वो डेफिनेशन है। तो ये सारे क्वेश्चन डेफिनेशन में आ सकते हैं 1 मार्क में, समझ गए? या तो 2 मार्क्स में भी हो सकता है, 2 मार्क्स में भी हो सकता है। क्यों? अगर 2 डेफिनेशन में पूछो, 2 डेफिनेशन पूछो तो ऑब्वियसली 2 मार्क्स का हो गया। 3 भी पूछ सकता हो, तो ऐसा नहीं कि 1 मार्क के लिए। एक्यूट एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज बिटवीन 0 and 90 इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। वो आपको पता है, हुज मेजर इज बिटवीन 0 and 90, सो दैट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूज किसको बोलते हैं? एन एंगल हुज मेजर इज बिटवीन 90 and 180,
बिटवीन हो, इसमें 90 या 180 नहीं आएगा, इन बिटवीन इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, मिक्सअप मत कर देना, एक्यूट में ये पहले आता है, अल्फ़ाबेट में ये पहले आता है तो वो छोटा है, वो बाद में आता है तो बड़ा है। ओके, अल्फ़ाबेटिकली भी याद रख सकते हो। राइट एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज एग्जैक्टली इक्वल टू 90, एग्जैक्टली 90 है तो इज कॉल्ड राइट एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज एग्जैक्टली इक्वल टू 180 इज कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल। इसके बाद स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल मतलब आपको एंगल जैसा लगेगा ही नहीं, एक लाइन ही बनेगी। ओके, लेकिन समझ लो इसका रे दो रे ऐसे कंबाइन हुए कि एक लाइन बन गई। ओके, तो इसको हम स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। रिफ्लेक्स एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज बिटवीन 180 एंड 360। तो देखो पहले हमने 0 to 90 लिया, बाद में 90 to 180 लिया तो ऑप्टिज हुआ, अभी 180 से सीधा 360 मतलब पूरा सर्कल तक, तो इसको हम रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। समझ गए? सो 5 टाइप्स ऑफ एंगल वी नाउ डिस्कस हियर। इसकी फिगर भी साथ में देख लो ना, आप यहाँ ड्रॉ करो तो भी अच्छा रहेगा। देखो ये इसकी फिगर है, फर्स्ट 5 एक्यूट एंगल वही सीक्वेंस में है, ऑब्ट्यूज एंगल है, आप एंगल भी देख सकते हो। वो एंगल कोई भी हो लेकिन लेस देन 90 है एक्यूट में, ऑब्ट्यूज में मोर देन 90 हो, बाद में कोई भी हो, थर्ड में एग्जैक्टली 90 है। और इसका राइट एंगल का सिंबल भी देखो वहाँ पर। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल में देखो बीच में पॉइंट किया तो दो रे मिला है, लाइन पहले नहीं थी अभी बनी, तो पूरा 180 हुआ। और यहाँ रिफ्लेक्स एंगल मतलब बाहर बनता है, अंदर नहीं। ओके, कोई एंगल का सामने जो बनता है ना, इसको रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। तो ये फिगर आप 1 by 1 वहाँ भी ड्रॉ कर सकते हो तो और थोड़ा सिस्टमेटिक लगेगा आपको। ओके, तो ये सारे 5 टाइप्स के एंगल की बात हुई। ओके, तो याद रखोगे एक्यूट, ऑब्ट्यूज, राइट, ये मेन है। स्ट्रेट और रिफ्लेक्स एंगल वो थोड़ा रेयरली यूज होता है इसका। हाँ, अभी पेयर, क्योंकि वो एक एक एंगल के बारे में बता रहे थे, अभी दो एंगल एक दूसरे के साथ कैसे पेयर बना रहा है ऐसी बात करनी है तो भी थोड़ी इसमें टाइप्स बनेंगी। वो एक एक एंगल की, इंडिविजुअल एंगल की बात थी, यहाँ पेयर में बात हुई है कि एक के साथ दूसरा मिलके क्या बना रहा है। ओके, तो देखो पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, टू एंगल्स सम ऑफ हुज मेजर इज 90। ऐसे कोई भी एंगल लो, इसका मेजर का सम करो तो 90 हो, तो दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट्री में जैसे बोलो 50 एंड 40, एंगल 50 एंड एंगल 40, मतलब कोई एक एंगल जिसका मेजरमेंट 50 है, मतलब ABC। और एंगल को कैसे डिनोट किया जाता है वो भी समझ लो। अगेन आई एक्चुअली वी यूज एट मेनी टाइम दैट, देखो मान लो कि एंगल है, आपने यहाँ ए रखा, यहाँ बी रखा और यहाँ सी रखा, तो एंगल को मैं ABC या CBA बोल सकता हूँ। ABC या CBA, लेकिन B बीच में आना चाहिए। आप ए से स्टार्ट करो या C से स्टार्ट करो, तो इसका नेम मैं लिख सकता हूँ ABC और CBA, लेकिन सिस्टमेटिकली आप 3 लेटर का यूज करोगे। कभी कभी ओनली एंगल B हम बोलते हो तो भी समझ जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कभी होता है। क्यों? क्योंकि एक एंगल, एक वर्टेक्स पर एक से ज़्यादा एंगल बनते हैं, तब एंगल भी क्लियर नहीं करता कौन से एंगल की बात कर रहे हैं। सो एक्सपेक्टेड ये है कि आप 3 लेटर से एंगल को डिनोट करो, इसका नेम 3 लेटर से बताओ, ओनली B नहीं, ABC या CBA लिखो। ओके, तो एंगल कैसे लिखना है और 3 लेटर से क्यों लिखना है वो भी समझ लो। ओके, यहाँ मान लो कि रिफ्लेक्स एंगल भी बन सकता है, और एक एंगल पर मान लो कि दूसरा एंगल भी ऐसा है, मान लो कि ये ABC में सपोज और भी एक एंगल है। ओके, तो आप एंगल बी कौन सा है, ऊपर वाला या नीचे वाला, वो नहीं बता सकते, लेकिन ABC में क्लियर हो गया पूरा है। ओके, सो एंगल बी का कोई फिक्स मीनिंग नहीं है, बी पर एक से ज़्यादा बनता है तो कोई भी हो सकता है। ओके, सो ऑलवेज डिनोट एंगल्स बाय 3 लेटर्स। और बाद में मैंने लिखा अगर एंगल को आप एक सपोज करो, वो सम के लिए, ये जो मैंने ब्लू लेटर से लिखा ना, वो सम के लिए बहुत यूजफुल है कि अगर आप एंगल को एक सपोज करो तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या बनेगा, 90-6। ओके, क्यों? क्योंकि आपको पता है 90 में से खुद को सब्ट्रैक्ट कर दो तो जो आंसर आए वो क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मान लो मेरे पास, मैंने बोला 80 है या तो 70 है, सपोज 70, मुझे 70 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है। आई वॉन्ट टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 70,
तो मैं क्या करूँगा 90 माइनस 70 करूँगा, तो जो 20 है ना वो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन गया, किसका 70 का। सो 90 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको ये मिलेगा सप्लीमेंट्री एंगल। ऐसे बिल्कुल हैं टू एंगल्स सम ऑफ हुज मेजर इज 180 वहाँ 90 था यहाँ 180 आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो बिल्कुल इसकी तरह यहाँ सम 90 हुआ था, यहाँ 180 हुआ था, वहाँ कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ यहाँ भी आप मिक्सअप ना कर दो, इसके लिए अल्फ़ाबेटिकली याद रख दो। सी पहले आता है, एस बाद में आता है, जैसे मैंने एक्यूट ऑप्टियूज में बोला था ना, एक्यूट में ए और ऑप्टियूज का वो पीछे है, यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री का सी पहले है, सप्लीमेंट्री का एस बाद में है। तो इसके हिसाब से आप 90 और बाद में 180 आता है, नंबर में भी ऐसी सीक्वेंस है। ओके, तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम होता है कि एक दूसरा मिक्सअप होता है। तो यहाँ पे आप एंगल को एक सपोज करो तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या मिलेगा आपको 180 माइनस 6। ओके, बिल्कुल ऊपर की तरह, लेकिन चेंज ये है कि यहाँ 90 की जगह क्या आ गया 180। एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स किसको बोलते हैं? तो टू एंगल्स हुज वर्टेक्स इज कॉमन, दो एंगल है लेकिन अलग अलग नहीं है, एक ही जगह पर है, हुज वर्टेक्स इज कॉमन। वर्टेक्स क्या है वो हम आगे आगे सीख गए। ओके, vertex is common and one arm is also common, one arm is also common are called adjacent। तो एक आर्म भी कॉमन होता है और वर्टेक्स भी कॉमन होना ही चाहिए, तो इसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। ओके, इसकी फिगर देखो तो आप इजीली समझ जाओगे। ये देखो नंबर 5, ये एडजेसेंट एंगल की फिगर है। क्या है इसमें देखो, वर्टेक्स कॉमन है, मैंने नेम नहीं दिया है, तो वर्टेक्स कॉमन है और वन आर्म कॉमन है। देखो टू एंगल का 4 आर्म्स बनना चाहिए ना, लेकिन बीच वाला एंगल है वो दोनों में काम में आता है, पहला एंगल और दूसरा एंगल। सो वन आर्म इज कॉमन एंड वर्टेक्स ऑल्सो कॉमन, देन दिस एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? नियर बाई, अडीने आवेलो, पास से आवेलो कोई नहीं, वेरी नियर बाई, जो एकदम पास में। मान लो कि आपका घर है और आपका पड़ोसी का घर है, दोनों में बीच वाली वॉल होती है ना, दीवार, वो कॉमन होती है मोस्टली, बीच वाली वॉल कॉमन होती है। वो आप भी बोल सकते हैं हमारी वॉल है और आपका पड़ोसी भी बोल सकते हैं हमारी है, तो ऐसी बिल्कुल यहाँ पर है। ओके, सो वन वॉल इज कॉमन हियर मीन्स वन आर्म इज कॉमन, सो दे आर एडजेसेंट। ऐसे भी हम पड़ोसी इसलिए बोल सकते हैं, एडजेसेंट का मतलब पड़ोसी। ओके, सो एडजेसेंट, ये फिगर भी आप वहाँ ड्रॉ करो तो अच्छा रहेगा, तो आपको साथ में समझ में भी आ जाएगा। ऐसे लीनियर पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है ना, वो एक्चुअली एडजेसेंट एंगल की एक टाइप है, एडजेसेंट एंगल के अंडर में आता है। क्या है देखो, टू एडजेसेंट एंगल, तो देखो एडजेसेंट एंगल से ही हमने स्टार्टिंग किया डिफाइन करने का, लेकिन एडजेसेंट एंगल क्या है वो अभी डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। तो टू एडजेसेंट एंगल्स हुज नॉन कॉमन आर्म्स मेक अ स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो कॉमन तो होता है लेकिन नॉन कॉमन एक एक बाकी रहा ना, वो स्ट्रेट लाइन मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। इसका फ्रिक्वेंटली यूज होगा सम के अंदर और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ओके, और मैंने एक्स्ट्रा बात यहाँ एक की लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। वाई सप्लीमेंट्री? क्योंकि स्ट्रेट लाइन बन रहा है, स्ट्रेट एंगल बन रहा है, मिला दो दोनों को, मिला दो तो क्या बनेगा? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मतलब आगे पेज हमने सीख गई वो 180 होता है। ओके, सो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स फिगर में भी समझ लो। ये नंबर 6 देखो, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स देखो, वन आर्म इज कॉमन है तो ऐसे हिसाब से एडजेसेंट एंगल है, लेकिन नॉन कॉमन जो आर्म्स है दे आर मेकिंग स्ट्रेट एंगल। ओके, सो दिस आर कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इसमें दो से ज़्यादा भी एंगल हो सकते हैं, 3 मिलके या 4-5 मिलके भी लीनियर पेयर बना सकते हैं। और दूसरी बात कि बीच वाला कॉमन आर्म अगर हटा दो ना, तो ऊपर की तरफ देखो, ये नंबर 4 देखो, 4 की तरह एक पूरी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी अगर बीच वाला रे हटा दो, तो मतलब दोनों को मिला दो तो स्ट्रेट एंगल बनेगा। स्ट्रेट एंगल मतलब कितना? 180। तो इसका मतलब यहाँ दोनों का सम है ना वो 180 होता है। ओके, सो दिस इज लीनियर पेयर। अगेन मैं डेफिनेशन यहाँ बोल देता हूँ कि दोज टाइप एडजेसेंट एंगल्स हुज नॉन कॉमन आर्म्स मेक स्ट्रेट लाइन। नॉन कॉमन आर्म्स क्यों बोला है? क्योंकि कॉमन आर्म्स की बात हम नहीं कर रहे, बाकी एक एक बाकी रहा हो, तो नॉन कॉमन आर्म्स मेक स्ट्रेट लाइन, देन दिस एंगल्स आर कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स।
ओके, अभी शायद यस, और एक पेयर है बाकी है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की डेफिनेशन पहले समझ लो। द एंगल्स दैट आर ऑपोजिट टू ईच अदर, ऑपोजिट तो है लेकिन कैसे बनते हैं? ऑपोजिट वर्ड तो इसके मीनिंग में, इसके नेम में है आ गया, टू ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन। तो दो लाइन जहां मिलती है वो इंटरसेक्शन पॉइंट पर साम सामने वाले एंगल जो होते हैं ना, इसको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। द एंगल्स दैट आर ऑपोजिट टू ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स, समझ गए? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका? टू लाइन्स का, आर कॉल्ड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ओके, और यहाँ मैं लिखना एक्चुअली भूल गया है, नीचे आप लिख दोगे कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जैसे मैंने लीनियर पेयर ऑफ एंगल सप्लीमेंट्री बोला था ना, तो यहाँ जो यहाँ इसके बाद नीचे वाली लाइन में आप लिख दोगे कि दे आर इक्वल, मतलब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आर इक्वल। ओके, तो थोड़ा आपको इसकी प्रॉपर्टी भी समझ में आ जाएगा। जैसे लीनियर पेयर सप्लीमेंट्री होते हैं ऐसे ही इक्वल होते हैं, और इसके बेस पर सम बहुत आते हैं, ऑब्जेक्टिव इसके बेस पर बहुत आएगा। ओके, सो यू विल राइट वन लाइन हियर। तो ये सारी फिगर तो हमने सीखी। यहाँ देखो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल अभी हमने जो डिस्क्राइब किया है वो बात देखो शिक्षक। देखो सामने वाले मैंने डबल लाइन से बताया हुआ और सिंगल लाइन से बताया हुआ एंगल जो है ना, इसको बोलते हैं वर्टिकल एंगल। एक पैर और दो पैर, दो पैर बनती है इसकी। ओके, सो दो लाइन इंटरसेक्ट एंड एट दैट पॉइंट ऑपोजिट एंगल्स आर कॉल्ड वर्टिकल। पास पास वाले सप्लीमेंट्री है, देखो ऑब्वियसली वन सिंगल लाइन ले लो और वन डबल लाइन कोई भी ले लो तो वो तो लीनियर पेयर बनाता है। यहाँ सामने वाले क्या बनाते हैं? सप्लीमेंट्री, सॉरी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, और वो इक्वल होते हैं। सो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स सप्लीमेंट्री। अभी जो बात है ना वो थोड़ी नहीं है, वो भी आप स्टैंडर्ड 7 से लेके पढ़ते हैं, इसकी स्टडी आप 7 से की है। क्या बात है वो थोड़ा देखो। पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। तो पहले तो एक डेफिनेशन आई, मैंने ऐसे रेड लेटर में जितना भी लिखा है ना वो सारे की डेफिनेशन ऐसा मान लो। तो पूरे बुक में बहुत सारी डेफिनेशन हुई है, हम काउंट करेंगे अभी। तो ट्रांसवर्सल, व्हाट इज ट्रांसवर्सल? और लाइन दैट इंटरसेक्ट टू अदर लाइंस, कोई एक लाइन बाकी दो लाइन को इंटरसेक्ट करती है। ओके, एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, डिस्टिंक्ट पॉइंट मतलब डिफरेंट पॉइंट, कोई कॉमन पॉइंट में नहीं, और पैरेलल लाइन है तो डिस्टिंक्ट पॉइंट होगा ही, इज नॉन एज ट्रांसवर्सल, मतलब वो लाइन। सो और लाइन ऐसी लाइन जब बाकी दो लाइन को सेपरेट टू डिफरेंट पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है ना, तो ऐसी लाइन को ट्रांसवर्सल बोलते हैं। आप फिगर देख लो, वहाँ टी है ना, वो ट्रांसवर्सल है। लाइन को आप स्मॉल सिंगल लेटर से डिनोट कर सकते हो, स्मॉल सिंगल लेटर्स, सिंगल मतलब कैपिटल नहीं, स्मॉल लेटर। ओके, तो स्मॉल सिंगल लेटर से आप डिनोट कर सकते हो। तो यहाँ एल एंड एम पैरेलल हैं। ओके, पैरेलल नहीं है तो भी ट्रांसवर्सल तो बोला जाता है, लेकिन हमारी जो स्टडी है वो लाइन पैरेलल है और ट्रांसवर्सल है, तो क्या है इसके बारे में। और आप ट्रांसवर्सल की वजह से यहाँ देखो 8 एंगल बने हैं, एल पर 4 बने हैं और एम पर भी 4 बने हैं। ओके, इसको मैंने नंबर से डिनोट किया, इजीली हम बता सके, बुक में भी ऐसा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा लिखा है। ओके, नंबर आप कैसे भी दो रैंडमली, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ 4 टाइप्स बनती है पेयर की, यहाँ भी पेयर बनेगी, वो पेयर डिफरेंट थी। वो पेयर आगे हमने पढ़ी, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, एडजेसेंट, लीनियर पेयर, और क्या था वर्टिकली। इसमें कॉमन वर्टेक्स था, यहाँ वर्टेक्स कॉमन नहीं है एंगल में। ओके, तो ये पेयर में वर्टेक्स कॉमन नहीं है, मतलब पेयर अगेन आई, लेकिन ये पेयर से यहाँ की पेयर डिफरेंट है। तो देखो पहले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल किसको बोलते हैं? इसके लिए देखो आपको पेयर कैसे बनाएंगे, आप पहले समझ लो ना, इजीली आपको आइडिया आएगा। देखो 1 and 5 क्यों आया है, फिगर देखो 1 and 5, 2 and 6, 3 and 7, 4 and 8। सो आपको आइडिया मिल गया। अगर 1 and 5 की बात करें तो दोनों लाइन के अबोव है और ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट लेफ्ट एंड अबोव अबोव है। 2 and 6 की बात करें तो दोनों अबोव है और दोनों राइट है,
मतलब एक जैसी कंडीशन बिल्कुल। तो ऐसे एंगल को हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। इसको एफ एंगल से भी डिनोट किया जाता है। एफ एंगल क्यों? क्योंकि आप कोई भी दो एंगल लो ना तो एफ बनेगा। करस्पॉन्डिंग एंगल की कोई एक पेयर ले लो तो क्या बनेगा? एफ बनेगा। देखो मैं आपको बता रहा हूँ। मान लो कि मैं यहाँ 3 और 7 पहले ले लो तो एंगल 3 और 7 ले लो तो ये बात हुई। यहाँ और यहाँ एंगल बना ना, ये एंगल और ये एंगल, तो देखो एफ बना। उल्टा एफ भी बन सकता है। मैं 4 और 8 लूँ तो देखो 4 और 8 तो उल्टा एफ बन गया। ओके, ऐसे आप 1 और 7 भी ले सकते हो तो पूरा इन्वर्टेड एफ बनेगा। देखते हैं। मान लो कि मैं 1 और 8 ले रहा, 1 और 5 ले रहा हूँ तो देखो ये भी एफ बना लेकिन उल्टा एफ बना। समझ गए? तो ऐसे सारे में एफ बनेगा। ऐसे में अगर 2 और 7 लूँ ना तो भी उल्टा एफ बनेगा। ऐसे लेटरली भी इन्वर्टेड और ऐसे ऊपर नीचे भी इन्वर्टेड, तो कोई भी हिसाब से एफ जैसा लगेगा आपको। ओके, तो इसको बोलते हैं एफ एंगल्स। एफ एंगल हम मैथ्स के अंदर रीजन में नहीं बनेंगे, वहां तो पूरा नेम लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग। तो यहाँ 4 पेयर बने हैं। बाद में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऐसा बन। पहले तो इंटीरियर किसको बोलते हैं और अल्टरनेट किसको बोलते हैं वो दोनों वर्ड समझ लो। अल्टरनेट का मतलब लेफ्ट राइट, एक लेफ्ट में तो दूसरा राइट में, और इंटीरियर का मतलब दो लाइन के बीच में। तो देखो यहाँ एंगल फिगर में देखो 3 4 5 6 है ना, वो इंटीरियर है। 3 4 5 6 आर इंटीरियर। समझ में आया? और इसमें अल्टरनेट बोले तो कौन कौन सा आएगा? एक लेफ्ट में लो, लेफ्ट में से लो, तो एक राइट में से लो। तो मान लो मैंने ऊपर 4 लिया तो यहाँ 6 लेना पड़ेगा। ओके, तो 4 और 6 की एक पेयर बनी एंड 3 और 5 की बनी। 3 और 5 समझ गए? क्यों? क्योंकि अल्टरनेट मतलब लेफ्ट तो राइट, एंड इंटीरियर मतलब दो लाइन के अंदर ही रहना है, बाहर नहीं जाना। सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इसको जेड एंगल बोलते हैं। जेड। ओके, दो पेर ही बने हैं, यहाँ ऊपर की तरफ 4 नहीं। जेड क्यों बनता है वो भी आप समझ सकते हो, सामने ही देख लो ना, सीधा आप समझोगे। देखो मैं 4 और 6 लूँ तो बिल्कुल जेड ही बना। ओके, ऐसे ही मैं वो दूसरी पेयर ले लो। दूसरी पेयर मतलब कौन सी? ये। तो यहाँ भी देखो जेड ही बना हुआ है कि नहीं, 3 और 5 के लिए। ओके, सो अल्टरनेट इसकी दो पेयर बनी। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, इसमें भी अल्टरनेट है लेकिन इंटीरियर नहीं एक्सटीरियर। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर में क्या याद रखोगे आप? एक लेफ्ट में तो दूसरा राइट में, वो तो है ही इसकी तरह, लेकिन लेफ्ट राइट है और बाहर का भी होना चाहिए। तो देखो मैं ऊपर से 1 लिया बाहर में से, तो नीचे से 7 लेना पड़ेगा क्योंकि 1 लेफ्ट में है तो ये राइट में, क्योंकि हम बाहर वाले ही लेना है। 3 4 5 6 में से नहीं, 1 2 7 8 में से, इसको एक्सटीरियर बोलते हैं। तो 1 के साथ 7 और 2 के साथ 8 बनेंगे। देखो 1 के साथ 7 और 2 के साथ 8, समझ गए? लेकिन इसका कोई ऐसा लेटर नहीं है एफ जेड जैसा कोई। अंडरस्टूड? तो ये बना अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। और आप, मैंने पहले बोला था कि आप वहाँ ऊपर वाले एल में से एम तक क्या पेयर बना रहे हो, आपस में एक पेयर नहीं बनाओगे। वहाँ पर 1 2 3 4 में आपस में पेयर नहीं बना रहे, वहाँ तो लीनियर पेयर और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बनेंगे। देखो 1 और 3 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, 2 और 4 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, 1 और 4 दे आर लीनियर पेयर। तो वहाँ ही रहो तो लीनियर पेयर और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बनेंगे। लेकिन आप वहाँ से यहाँ आओ, नीचे आओ एल से एम तक, मतलब वर्टेक्स कॉमन नहीं रखो तो आपको ये पेयर की बात आएगी, वरना नहीं। और वो आगे वाले का भी यूज़ यहाँ होता है, लीनियर पेयर का यूज़ होता है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का होता है। हमें ये भी पता है लीनियर पेयर सप्लीमेंट्री होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स से सॉरी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ओके, और एक पेयर आई नंबर डी, देखो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स। और नेम ही लंबा लंबा सा है, इसके डेफिनेशन जैसा, इसकी डेफिनेशन जैसा है, लंबा लंबा सा नेम बन गया। देखो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स, अल्टरनेट नहीं, सेम साइड। तो इंटीरियर मतलब आप उसको समझते हैं वो 3 4 5 6 में से, लेकिन एक ही साइड लेना है। मैं 4 लूँ ना तो 5 लेना है, 3 लूँ तो 6 ही लेना है, क्योंकि सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स।
इसको को इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल, वो शॉर्ट में है, समझ गए आप। और इसको सी एंगल्स बोला जाता है, यहाँ लेटर है। क्यों सी एंगल बोलते हो देखो, मान लो कि मैं 3 और 6 लूँ पहले, तो 3 और 6 लूँ तो देखो क्या बना, सी बना। ऐसे मैं 4 और 5 लूँ तो भी सी बना। अंडरस्टूड। सो दिस एंगल को इंटीरियर एंगल्स, अदरवाइज लंबा सा नेम इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सी एंगल। तो एफ एंगल्स है, सॉरी जेड एंगल है और अभी सी एंगल बना। और अल्टरनेट एक्सटीरियर के लिए ऐसा कोई सिंबल नहीं था। अभी ये लाइन पैरेलल हो या ना हो, ये सारी पैर तो बनती है। एल पैरेलल एम है या नहीं है, ये सारी पैर की बात तो होती है, पैर तो बनती है। लेकिन अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, एल और एम पैरेलल मतलब आप समझते हो, कहीं पर इंटरसेक्ट करती नहीं है, ऐसा है, तो ये पैर में क्या रिलेशन है वो देखो। इफ दे आर पैरेलल मीन्स लाइन्स आर पैरेलल, तो देखो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल बनेंगे, कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल। ओके, तो ये तीनों में इक्वल इक्वल इक्वल, लेकिन एक को इंटीरियर एंगल्स है वो सप्लीमेंट्री होंगे, वो इक्वल नहीं होंगे। कोई आपस में एक पेयर की बात कर रहा हूँ कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की कोई एक पेयर लो आउट ऑफ 4, तो वो दोनों एक ही पेयर के दोनों एंगल इक्वल होंगे। ऐसे ही अल्टरनेट इंटीरियर में, अल्टरनेट एक्सटीरियर में। ओके, लेकिन को इंटीरियर एंगल में ऐसा नहीं है। को इंटीरियर एंगल में कोई सेम पेयर के दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब दोनों का मेजरमेंट का सम है वो 180 होता है। ओके, यहाँ आप समझ सकते हो, फिगर के अंदर देखो, मैं सारे पहले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल लिख दूँ, ये दोनों पैरेलल है ही यहाँ पर, तो 1 = 5, 2 = 6, 3 = 7, 4 मतलब ये एंगल है। 1 = 5 का मतलब ऐसा मत समझो कि सर 1 और 5 कैसे इक्वल होता है। एंगल 1 का मेजरमेंट और एंगल 5 का मेजरमेंट इक्वल होता है, तो यहाँ नंबर है वो सिंबल है, खुद नंबर नहीं। और एंगल 2 = एंगल 6, एंगल 3 = एंगल 7, एंगल 4 = एंगल 8। ओके, ऐसे में अल्टरनेट इंटीरियर की दो पेयर भी लिख सकता हूँ, जेड एंगल, एंगल 4 = एंगल 6, एंगल 3 = एंगल 5। ऐसे ही मैं अल्टरनेट एक्सटीरियर की पेयर ले लूँ तो एंगल 1 = एंगल 7, एंगल 2 = एंगल 5। लेकिन मैं अभी को इंटीरियर की बात करूँ तो इसमें मैं एंगल 4 = एंगल 5 नहीं बोलूँगा, लेकिन एंगल 4 + एंगल 5 = 180, एंगल 4 + एंगल 5 = 180। ऐसे ही एंगल 3 + एंगल 6 = 180, एंगल 3 + एंगल 6 = 180। ओके, सो यू अंडरस्टूड, दिस आर द बेसिक। और हम आगे की एक्सरसाइज है ना, इसमें इसका ही यूज़ करने वाले हैं, मोस्टली बेस्ड ऑन दिस। और इसमें ये भी आ गया, लीनियर पेयर आ गई, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी आ गया। मैंने नहीं समझाया था कि ओनली एल पर आपस में 1 2 3 4 में रहो, 5 6 7 8 पर नहीं आओ, तो वहाँ पर भी वो लीनियर पेयर बनती है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की दो पेयर बनती है। लीनियर पेयर की तो 4 पेयर बनेगी, देखो 1 और 2, 2 और 3, तो एंगल 1 + एंगल 2 180, एंगल 2 + एंगल 3 180, एंगल 3 + एंगल 4 180, एंगल 4 + एंगल 180। ओके, तो लीनियर पेयर की 4 पेयर बनी है वहाँ पर, और वर्टिकली ऑपोजिट की 2 बने हैं। और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल होते, तो एंगल 1 = एंगल 3, एंगल 2 = एंगल 4। ओके, तो यहाँ मोस्ट ऑफ बात हमने जो आज डिस्कस की है वो आ गई है, और इसके बेस पर हम सारा आगे की एक्सरसाइज कर रहे हैं। ओके, और रही होमवर्क की बात, तो आज मैंने कोई सेपरेटली होमवर्क नहीं दिया, लेकिन ये जो कुछ भी मैंने दिया है बेसिक, वो इम्पोर्टेंट नोट्स के अंडर में, मतलब फेयर बुक में लिख देना है। स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग ही है ना, और थोड़ा एक आध पेज स्किप भी कर देना, शायद और भी ऐसे पॉइंट आ जाए जो बेसिक है। और ये ऐसा नहीं कि 9th के लिए है, आगे भी आप 10th में भी इसका रिवीजन करके काम में आएगा। ओके, अभी जो लोग 10th में है ना, इसको तो मैंने ये भी बोला था कि आप अलग से सप्लीमेंट्री में भी लिखो और वो अपने पास रखो 10th में। ओके, सो दीज आर वेरी यूजफुल। और आपको पता है, तो मैंने अभी मैं NTSC के लिए प्रिपेयर करवाता हूँ ना, NTSC 10th में होती है, तब भी मैंने बोला था कि आपके पास जो इम्पोर्टेंट नोट्स सारी हमने 9th में लिखी थी ना, वो तैयार रखो।
और वो मैं रिवीजन करवा दूंगा। तो मतलब दिस आर वेरी यूजफुल, सारे कॉन्सेप्ट उन्होंने एक साथ लिए, समरी है सारी स्टडी की। ओके। और दूसरी बात, तो मैंने होमवर्क में क्या करना हो तो बता दिया, एक बार ओनली फेयरबुक में लिख के फोटो लेके मुझे भेज देना है। तो रही बात फेयरबुक की, तो मैंने एक लाइव मीटिंग में, जूम मीटिंग में ऐसा बोला था कि भाई हम 18 को मतलब पेरेंट रिजल्ट के दिन आपको फेयरबुक लानी है, लेकिन अभी मैं थोड़ा चेंज करता हूँ रिजल्ट के दिन नहीं, क्योंकि रिजल्ट के दिन आओगे तो बाद में थोड़े दिन में आपकी वो मंथली टेस्ट स्टार्ट होगी, तो आप शायद बुक लेने के लिए नहीं आओ कलेक्ट करने के लिए, तो आप तैयारी कहाँ से करोगे। तो मंथली टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर सको इसलिए मंथली टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर सको इसलिए मैं इसको पोस्टपोन करता हूँ। और जब आप टेस्ट बुक देने के लिए आओ, ये मंथ के एंड में, एंड ऑफ दिसंबर में टेस्ट बुक देने के लिए आओ, तब मैथ्स की फेयर बुक की लेके आना है। सारा कंप्लीट होना चाहिए। अगेन आई रिपीट, फेयर बुक आप टेक्स्ट बुक के साथ दिसंबर के एंड में आपको डेट मिलेगी, टाइम भी मिलेगा, तब लाना है दोनों बुक साथ में। कौन कौन से लेसन कंप्लीट है, तो एक तो 13, 14, 15, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 10th और ये भी कंप्लीट हो जाएगा तब तक, तो ये भी होना चाहिए इसमें, ये नंबर 6 वाला भी। ओके। और कोई कंप्लीट हुआ है तो वो भी कर देना, मतलब जितना तब तक कंप्लीट हो जाए वो सारे लेसन होना चाहिए। इसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे होना चाहिए जो मैं करवाता हूँ वर्कबुक में से, ये सारी नोट्स में अलग से भेजता हूँ वो सारा होना चाहिए। एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज जो हमारे सिलेबस में है, इंक्लूडेड है, एक्सक्लूडेड नहीं, तो ये सारे एग्जाम्पल इंक्लूडेड और सारे एक्सरसाइज के सम, वो सब कुछ होना चाहिए जो मैं करवाता हूँ या तो होमवर्क में देता हूँ। ओके। So everything is clear now. So now we end our this lecture here.